नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये अहम सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण से पहले नई परंपरा डाली। राज्यपाल ने अभिभाषण से पहले विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा और सभी विधायकों ने इसे दोहराया। सभी विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल्य कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बलवान पूनिया ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। मिलाएं हाथ से हाथ और जुड़िए कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ। जी हां, अब कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को सियासत में मात देगी। मरुद्रा में जुड़िए कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ कैंपेन की लॉन्चिंग की गई और लाखों लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया गया। बीजेपी सोशल मीडिया का सहारा लेकर सत्ता में आई है। अब कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को केंद्र की वादा खिलाफी के बारे में बताएगी। अपनी गलत बात को लोगों में इस इंप्रेशन के साथ में पहुंचा देते हैं कि हम पता नहीं कितना अच्छा कर रहे हैं। आज जो युवाओं को 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने की बात थी, 7 साल में उन युवाओं को टोटल 2 करोड़ भी नौकरियां नहीं दे पाए। मरुद्रा में सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्चिंग के दौरान एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। फिल्म के माध्यम से लोगों को कैंपेन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि इस कैंपेन से मिस कॉल के जरिए भी लोग जुड़ सकते हैं। कैंपेन के तहत टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। वहीं पार्टी के सोशल मीडिया वॉरियर्स इसी माध्यम से बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब देंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे वॉलेंटियर्स सोशल मीडिया पर आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं, सक्रिय हैं, जनता की आवाज उठाते आ रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में सीएमआर पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगा दी गई। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सद्भावना सम्मान शुरू करने की प्रक्रिया पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सुनियोजित विकास के मकसद से राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य और रोगों के इलाज के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर सुधरेगा और उच्च क्वालिटी की आयुष दवाओं का निर्माण होगा। मकसूद पाया कि बच्चों ने बाबू पाया है और भी हैं। जुबान से अपराधियों के नाम निकले और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, क्योंकि जरा सी लापरवाही कोटा में कोहराम मचा सकती थी। दरअसल मंगलवार रात को रामगंज मंडी के स्टोन व्यापारी और आरएसएस के जिला संघ संचालक दीपक शाह पर 3 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। फायरिंग में घायल दीपक शाह को पहले रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से महाराव भीम सिंह चिकित्सालय। इधर वारदात की सूचना पर कस्बे में बड़ी संख्या में व्यापारी और आरएसएस के कार्यकर्ता थाने के बाहर जुट गए। धरना प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर दिया। लोग न पुलिस के दावे पर भरोसा करने के लिए तैयार थे और न उसे मोहलत देने के लिए। इसलिए पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू की और चंद घंटों के बाद ही अपराधियों को दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। नागौर के खीमसर में मंगलवार रात एक बेकाबू पिकअप पेड़ से टकरा गई, जिससे पिकअप में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मरने वालों में सभी लोग सांचौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अपने गांव से मुकाम बिश्नोई समाज के तीर्थ स्थल पर जा रहे थे। ये सूचना मिली थी कि रात को 4 बजे एक गाड़ी कैंपर खिचड़ी से टकरा गई, जिससे
4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कुछ घायल है, जिस पे पुलिस पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। कोरोना वैक्सीनेशन में बूंदी की परफॉर्मेंस को देखकर जयपुर में बैठे अधिकारी भी प्रशंसा कर रहे हैं। मंगलवार को वीसी के दौरान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने कोरोना वैक्सीनेशन में ओवरऑल बूंदी की परफॉर्मेंस को देखकर अधिकारियों की पीठ थपथपाई। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और पुलिस कर्मियों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। इसके लिए जिले में 11 साइट्स पर 12 सेशन किए गए। चिकित्सा विभाग ने 1176 पुलिस कर्मियों को टीका लगाने का टारगेट किया था। इसकी तुलना में शाम 5 बजे तक 1124 पुलिस कर्मियों ने टीका लगवाया। पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आज टीकाकरण करवाया है और पूरे जोश खरोश से ये सारे इस अभियान में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अब तीसरे फेज में कदम रखने जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का मार्च में टीकाकरण होगा। राज्य सरकार ने करीब 1,63,33,000 लोगों को तीसरे चरण में वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 15,56,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन होगा, तो सबसे कम जैसलमेर में 12 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इस चरण में 50 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट के मुताबिक लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए प्रदेश भर में करीब 5,000 सेंटर्स बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार मार्च में शुरू होगा। तो उसमें हम 50+ वाले जो व्यक्ति हैं उनको लेंगे और साथ में जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं हम उनको लेंगे। तो मरूधरा धीरे धीरे कोरोना मुक्त होने की ओर कदम बढ़ा रही है। 5 जिलों में कोरोना के ना तो नए मामले सामने आए हैं और ना ही कोई एक्टिव केस है। इस तरह कई जिलों में भी कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण के काम होने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस साल जनवरी और फरवरी में चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, डेंगू और मलेरिया के 400 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि इन दिनों स्क्रब टाइफस के मामले अमूमन नहीं आते, लेकिन इस बार प्रदेश के 15 जिलों में स्क्रब टाइफस के केसेस सामने आए हैं। तो डेंगू के वो केस भी दिखने लगे हैं जो हर बरसात के सीजन के बाद सामने आते हैं। बदलते मौसम के साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं अपने पैर पसारना शुरू कर देती है। उनमें मुख्य रूप से जो विंटर सीजन है, स्वाइन फ्लू है और मार्च अप्रैल के अंदर डेंगू शुरू हो जाता है। डेंगू है, मलेरिया है, ये शुरू। तो कल जारी कर दिया भैया लेटर, सिविल एविएशन को कल लेटर लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, बाकायदा जीएडी सेक्रेटरी ने कहा आइए टीम भेज दीजिए और ले लीजिए कब्जा। कोचिंग सिटी वासियों की 30 साल पुरानी मांग पूरी होने वाली है। अब शहर के लोग पूरे देश से हवाई सेवा के जरिए जुड़ जाएंगे। कोटा से उड़ान भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचने का लोगों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटन की स्वीकृति से संबंधित पत्र भेज दिया है। हालांकि राज्य सरकार को एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र की ओर से आवंटित बजट की चिंता है, लेकिन राज्य सरकार ने बजट आवंटन का मामला केंद्र के हिस्से छोड़ दिया है। बजट कहाँ है बताओ तो सही, बजट में कितना पैसा मंजूर किया है एयरपोर्ट के लिए? खैर वो आपका हेडेक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडेक है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो जमीन चाहिए, उनको कल ही कब्जा लो। भरतपुर जिला कलेक्टर के चैम्बर में खड़े होकर ज्ञापन सौंप रहे ये सभी लोग ग्रामीण विकास सेवा परिषद के ऑफिसर हैं। इन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रमोशन की मांग की है और प्रमोशन नहीं मिलने पर सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी मांग है कि हमारे पदोन्नति का जो जायजा है वो हमको मिले। हमारे संवर्ग के ही अन्य जो सेवा के अधिकारी उनकी 2 पदोन्नतियाँ होगी और आरडीएस ऑफिसर्स की एक भी पदोन्नति नहीं हुई। आरडीएक्स ऑफिसरों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक 1 मई 2020 को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के नियमों में संशोधन भी किया गया,
लेकिन अभी तक सेवा कार्ड निर्धारित किया नहीं गया। मरुद्रा में आरडीएस के 200 ऑफिसर हैं, जिनकी पदोन्नति पेंडिंग है। जिला कलेक्टर ने आरडीएस सदस्यों से ज्ञापन लेकर उसे सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। भरतपुर जिले में प्रतिष्ठापित विभिन्न विकास अधिकारियों ने ये ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के जरिए उन्होंने अपनी मांग को दोहराया है कि हमारी आरडीएस जब से बनी है तब से लेके पदोन्नति के हमारे लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। इस बात को राज्य सरकार स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच। बिल इतना आया कि 50,800 कुछ रुपए और आज से 2 साल का बिल बाकी है। इन्होंने इतना भेज दिया और धमकी और दे रहे हैं कि बोलेगा अगर आपने जमा नहीं कराया तो काटेंगे, उसके बाद में और दूसरी कार्रवाई और करेंगे। ये कारनामा अजमेर के जलदाय विभाग का है। विभाग ने शालीमार कॉलोनी के एक दिव्यांग दंपत्ति को 50,000 के पानी का बिल थमा दिया, जिससे सामने वाले के होश उड़ गए। उन्होंने जलदाय विभाग में बिल को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन जवाब देना तो दूर, उल्टे उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। 10 बजे तक अगर कल थोड़े बहुत जितने हो जमा नहीं कराए तो आप काट देना। बोला काटने के अलावा कार्रवाई और करेंगे हम। यही बोला कि उनको अधिकारी को बुलाओ, तो फिर अधिकारी को बुलाया तो वो बात करना ही नहीं चाहते। उन्होंने बोला मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। इनका तो 10-20 साल से 20 बिल बाकी है, तो 10-20 साल से क्या कनेक्शन नहीं काटते क्या? आप खुद ही सोचो। दिव्यांग दंपत्ति ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने हाथों हाथ जलदाय विभाग के अधिकारियों को कलेक्ट्रेट बुलाकर मामले में जानकारी मांगी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों और दोनों कंट्रीज की आर्मीज के लिए, जो कि ना कि विश्व की बड़ी सशक्त बल्कि बेस्ट आर्मीज हैं। भारत और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने आसमान में गुब्बारे उड़ाए। दोनों सेनाओं ने मार्च पास्ट कर अपनी ताकत की झलक भी दिखाई, जिसके बाद संयुक्त युद्ध अभ्यास का आगाज हो गया, ताकि अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तस्वीरें बीकानेर की हैं, जहां महाजन फायरिंग रेंज में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों का चल रहा युद्ध अभ्यास वक्त के साथ जोर पकड़ रहा है। बता दें कि संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए अमेरिकी सैनिक इस महीने की शुरुआत में ही बीकानेर पहुंच गए थे। भारतीय सैनिक के पश्चिमी कमान के महाजन रेंज में युद्ध अभ्यास शुरू किए जाने से पहले 14 सैनिकों का कोरोना टेस्ट भी किया गया था। 8 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। ये 16वां एडिशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का जो यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हो रहा है, ये इंडो यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज का 16वां एडिशन है, जो कि यूएन मैंडेट के अधीन सभी प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पुलिस वाले जिस शख्स का रेस्क्यू कर रहे हैं, जिसे अपने कंधों का सहारा देकर महफूज ठिकाने पर पहुंचा रहे हैं, वो कोई सिविलियन नहीं बल्कि उनके ही महकमे के साथी हैं, जो शराब माफिया के बंधक बन गए थे। मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है। मंगलवार शाम 7 बजे एसआई अशोक और सिपाही देवेंद्र नगला धीमर गांव में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के यहां कुर्की कराने गए थे। दोनों जब पहुंचे तो उन पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। देवेंद्र को पीट कर मार डाला और एसआई अशोक को बुरी तरह से घायल कर दिया। सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार तड़के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो शराब माफिया और उसके साथियों की तलाश में जुटी थी। तभी पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख माफिया ने गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार सिंह को गोली लगी। एलकार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पार्सल खोला जा रहा है, लेकिन ये क्या? पार्सल से तो डिजिटल तराजू निकला। तो क्या निगाहें चूक गईं? खबर झूठी थी? रुकिए, 2 मिनट में मामला क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सदे हुए हाथों ने बिजली जैसी फुर्ती से तराजू खोला। तराजू को पुर्जा खोलने के बाद जो माल जब्त हुआ, उसने चेन्नई एयर कार्गो की कामयाबी का डंका बजा दिया। डिजिटल तराजू से 44 किलो हशीश निकली। तराजू से तस्करी की तरकीब काम नहीं आई और शातिर अंजाम तक पहुंच गया। बहरहाल जब्त माल की कीमत 4 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है।
इसके अलावा तराजू से 700 ग्राम मेथाम्फेटामाइन क्रिस्टल भी बरामद किए गए हैं। इस तरह पारखी निगाहों ने देश से मादक पदार्थों को कतर से दोहा भेजने की साजिश को नाकाम कर दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंसानों को बेजुबानों का साथ मिलने लगा है। जी हां, इंडियन आर्मी ने अपने डॉग स्क्वाड को भी कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए ट्रेंड कर दिया है। दरअसल सेना की डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्तों को कोरोना की पहचान की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए कुत्ते पसीने और टॉयलेट के नमूनों को सूंघकर ये बता देंगे कि कौन कोरोना वायरस से पीड़ित है और कौन नहीं। फिलहाल ट्रायल में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 95% से अधिक सफलता मिली है। खास बात यह है कि इन कुत्तों को जो सैंपल सूंघने के लिए दिया जाता है उसे सबसे पहले अल्ट्रावायलेट लाइट से गुजारा जाता है ताकि उसकी सतह पर मौजूद वायरस खत्म हो जाए, जिसके बाद डेड टिश्यू के जरिए ये डॉग्स कोरोना को डिटेक्ट करते हैं और जानलेवा वायरस से बचे रहते हैं। कृषि की ये वो तकनीक है जो किस्मत बदल सकती है, क्योंकि गेहूं से 1 एकड़ की आमदनी अगर 25,000 है तो मशरूम से 10 लाख की कमाई की जा सकती है। जी हां, मशरूम खेती का हुनर सीख रहे ये स्टूडेंट्स पुंछ डिग्री कॉलेज के हैं, जो मशरूम से मालामाल होने का गणित देखने, जानने और उसे आत्मसात करने पहुंचे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पर सरपट भाग रहा है, तभी नौजवानों को खेती की बारीकियां सिखाई जा रही हैं ताकि वे सरकारी नौकरी की राह देखने में अपना वक्त बर्बाद ना करें, खुद अपनी किस्मत गढ़ें और बेरोजगारों को नौकरी दें। प्रदेश का कृषि विभाग इस दिशा में जबरदस्त काम कर रहा है। छात्रों को खेती की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में जोर शोर से जुटा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर का पुंछ मशरूम की खेती में नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। और ये जो इसकी इसेंस है, इसका मकसद जो है इस कोर्स का, वो ये है हायर एजुकेशन की तरफ से कि बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जो उनका रुझान है वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चे खुद से अपना बिजनेस करें, वो एज एंटरप्रेन्योर्स काम शुरू करें, वो दूसरों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें इस तरह के कोर्सेज करने के बाद। नॉलेज अपनी इन्हेंस किया रिगार्डिंग मशरूम कल्टीवेशन। सो हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज पे नहीं रहना चाहिए। अगर हम स्किल इन्हेंसमेंट पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि हमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। महाकाल का दरबार अब सभी श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। शिवरात्रि के बाद श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। वहीं रात 10:30 बजे की शयन आरती में भी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। वहीं मंदिर समिति ने विदेशी दान के लिए बड़ा फैसला लिया है। विदेशी दान के अलग से फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले जाएंगे। विदेशी मंदिर के इस अकाउंट में दान कर सकेंगे। कोरोना की वजह से मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन की अनुमति दी गई थी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री पानी से भर गई। सामने आए एक वीडियो में फैक्ट्री के अंदर सैलाब बहता दिखाई दिया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगहों पर बेबस खड़े नजर आए। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग गेट की दीवार पर चढ़कर मदद को पुकारते दिखे। घटना की खबर पाकर पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल और रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते गर्दन तक पानी से भरे थे और ऐसे में लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पल में वहां सैलाब आ जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। वहाँ कई लोग अपनों के खोने के बाद रोते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में जर्मनी बर्फिस्तान बना नजर आया। वहाँ इतनी बर्फ गिरी कि घने ऊंचे पेड़ों तक से उनकी हरियाली छिन गई और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो बर्फ के ढेर में ढकी नहीं बल्कि छिप ही गई। वीडियो देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कारें नहीं इग्लू बने हो।
भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आया। उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। जो गाड़ियां चौड़े चौड़े हाईवे पर फर्राटे से दौड़ती हैं, डर के मारे वो एक दूसरे से कई फीट के फासले पर चलती दिखी। वहीं कुछ इलाकों में तो कारों के चक्के जैम ही हो गए। पत्थर बन चुकी बर्फ को काटकर आगे बढ़ने में उनके ड्राइवरों को दिन में तारे दिखाई दे गए। वहीं कई गाड़ियों ने बर्फ के आगे ऐसा दम तोड़ा कि उन्हें धक्का मार मार कर आगे बढ़ाना पड़ा। और चलिए बात कर लेते हैं गुड न्यूज की। जी हां, बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही प्रदेश के कई शहरों में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने नए डेयरी बूथ खोलने की राह में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। देखिए, जल्द खुलेंगे 5000 डेयरी बूथ। नए नियमों से बूथ खोलने की बाधा होगी दूर। प्रदेश के कई शहरों में जल्द 5000 डेयरी बूथ खुलेंगे। इससे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, क्योंकि नए डेयरी बूथ खोलने में आ रही बाधा को दूर कर लिया गया है। दरअसल पिछले बजट में सीएम गहलोत ने 5000 नए डेयरी बूथ के आवंटन की घोषणा की थी, लेकिन लैंड यूज चेंज और फुटपाथ पर अतिक्रमण जैसे मामले में हाईकोर्ट के आदेश की वजह से नए डेयरी बूथ का आवंटन अटका हुआ था। इसको लेकर यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नए नियम जारी करने का ऐलान किया, जिससे बूथ खोलने की बाधा दूर हो सके। आइए अब आपको बताते हैं कि यूडीएच डिपार्टमेंट ने डेयरी बूथ खोलने के लिए क्या नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक किसी भी तरह की जमीन पर अब डेयरी बूथ खोले जा सकेंगे। सड़क के किनारे फुटपाथ पर भी डेयरी बूथ खोलने को मंजूरी दी गई है। 30 से 40 फीट चौड़ी सड़क से 15 मीटर की दूरी पर डेयरी बूथ खोले जा सकेंगे। वहीं 60 से 100 फीट चौड़ी सड़क पर 25 मीटर की दूरी पर डेयरी बूथ खोले जा सकेंगे। 300 फीट चौड़ी सड़क पर सिर्फ एक डेयरी बूथ खोले जा सकेंगे। सड़क किनारे नए बूथ खोलने के लिए अस्थायी पार्किंग के लिए जगह जरूरी होगी। किसी परिसर या भवन के गेट से 10 मीटर की दूरी पर भी डेयरी बूथ खोलने को अनुमति रहेगी। यूडीएच डिपार्टमेंट के इस नए नियम के तहत अब जल्द ही लंबे वक्त से अटके हुए 5000 नए डेयरी बूथ का आवंटन हो सकेगा, जिससे शहरी युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर चार दीवारी इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अब इस इलाके के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने नई पेयजल योजना के लिए 165 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी को गहलोत सरकार की सौगात। 165 करोड़ की पेयजल योजना को मंजूरी। अब चार दीवारी की बुझेगी प्यास। जयपुर के चार दीवारी इलाके में रहने वाले बाशिंदों की पेयजल की समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि गहलोत सरकार ने 165 करोड़ रुपए की नई पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। ऐसे में 165 करोड़ की योजना लोगों की पेयजल की समस्या को समाधान करने के लिए काफी हद तक पर्याप्त होगी, और इसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए माननीय मंत्री सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। इस नए प्रोजेक्ट में बीसलपुर पेयजल योजना को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है, जिससे चार दीवारी के पहाड़ी इलाकों में भी नई पाइपलाइन बिछाकर पानी की सप्लाई की जाएगी। इस पेयजल प्रोजेक्ट में करीब 250 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 250 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन डाली जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि हम आने वाले समय में जब ये 165 करोड़ की योजना पूरी होगी, लोगों की पेयजल समस्या काफी हद तक समाधान कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट से चार दीवारी के कौन कौन से इलाके में पानी की सप्लाई होगी और कहां-कहां पंप हाउस, उच्च क्षमता का जलाशय का निर्माण होगा, उसे भी जान लीजिए। इस योजना के तहत हवा महल, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, आमेर समेत कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई होगी। ब्रह्मपुरी में 50 लाख लीटर क्षमता का नया क्लियर वाटर रिजर्वायर का निर्माण। बेनीवाल बाग के पास 20 लाख लीटर क्षमता का क्लियर वाटर रिजर्वायर पंप हाउस बनेगा। भट्टा बस्ती इलाके में 20 लाख लीटर क्षमता का आरसीसी उच्च जलाशय का निर्माण होगा।
बंधा बस्ती इलाके में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उच्च जलाशय का निर्माण होगा। जयसिंहपुरा के खोर इलाके में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस नए पेयजल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर के 4 दीवारी इलाके के करीब 9 लाख आबादी की प्यास बुझेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।